बंगले में प्रवेश करते वक्त रिया बिल्कुल निश्चिंत थी कि अभी यहाँ सिर्फ राज ही उसे मिलेगा। राज अपने बेडरूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। रिया ने राज की पीठ पर धीरे से एक चपत लगाई। राज चौंक गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ओ साली साहिबा आप? क्यों जीजू, आप क्या दीदी का इंतजार कर रहे थे? वो तो अभी अभी क्लिनिक गई होंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। ऐसा है तो एक अच्छी सी सेल्फी लेती हूँ। आपकी शादी के 5 साल हो गए, इकलौती साली के साथ आपकी एक भी सेल्फी नहीं। रिया ने शिकायत की। कैसे हो सेल्फी, तुम तो इन 5 सालों में दुधमुही बच्ची थी, कहाँ फटकती थी मेरे पास। राज नज़दीकी बढ़ाते हुए रिया की आंखों में देखने लगा। वो जीजू के साथ लिपट कर इस तरह सेल्फी खींचने लगी कि राज की सांसें उखड़ गईं। रिया के मन की पोटली राज के सामने छितर गई थी। सेल्फी के बाद चुप्पी के शून्य को भरते हुए वो बोल पड़ी, देखो जीजू, सेल्फी में भी हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। राज लैपटॉप को छोड़ अपने बिस्तर पर आ गया और फिर एक झटके में रिया को अपनी बाहों में भर लिया। जीजू, दीदी को पता चला तो? महीने भर से तुम्हारे दिल का हाल मैं साफ पढ़ रहा हूँ। अब भूल जाओ दीदी को। घरवाली को वश में रखना मुझे बखूबी आता है। रिया अब तक राज से लगभग लिपट चुकी थी। 23 साल की लड़की ने 35 साल के राज के पुरुष को वशीभूत कर लिया। रिया का मन कुछ बेचैन हो उठा। बोली, जीजू क्या मुझे से गलती हो गई? हमारी परंपरा है कि पत्नियां अपने पतियों को सदा खुश रखें। अब खुश मैं कैसे होता हूँ ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा मत सोचो, तुम कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लो, फिर अपने विभाग में लगवा दूंगा। 11 बजने को है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। रिया के लिए नौकरी की बात भी एक बड़ा लालच थी, जिसे वो अनदेखा नहीं कर पाई। तो रिया और राज ने अपनी सुविधा अनुसार अपना दर्शन बनाकर रिश्ते के विश्वास को दरकिनार कर दिया। उसकी रंगरलिया बिना किसी रोक टोक के चल रही। आज से 5 साल पहले उस दिन दोपहर 3 बजे के करीब 24 साल की अनुपमा वाहन के इंतजार में यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। अचानक सामने से बाइक पर बैठा कार्तिक आता दिखा। अनुपमा को देखकर वो रुक गया। अरे कार्तिक, 2 साल से कहाँ थे? एमकॉम और बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, चलो चलो गांधी मैदान चलते हैं। अनुपमा ने फुर्ती दिखाई। कार्तिक ने कहा, बैठो बाइक पर। बिना किसी औपचारिकता के वो पीछे बैठ तो गई, लेकिन यहाँ लोगों के पास बातें बनाने के लिए ऐसे मसले मिल जाएं तो उनके पास वक्त की कमी नहीं रहती। खैर, इस मुलाकात को वो जाया नहीं करना चाहती थी। पटना के प्रसिद्ध गोलघर के पास ही गांधी मैदान लोगों की बातों के लिए अच्छा खुला इलाका है। दोनों ने पर्यटकों के लिए बने बेंच पर अपना आसन जमाया। शाम होने में वक्त था, लोग ना के बराबर थे और सुनाओ। पहले की तरह ही शर्मीले कार्तिक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, साइकोलॉजी में मास्टर पूरा हुआ, 80% है, और तुम्हारा? अनुपमा की उत्सुकता बढ़ गई थी कार्तिक के बारे में जानने की। बैंक की नौकरी ही मेरे हिस्से समझे। तुम अब क्या करोगी? एक चंपत लगाएंगे तुम्हें। ऐसी भेद भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? मन में कोई चोर है क्या? अनुपमा ने बिंदास अंदाज से पूछा। चोर नहीं, जो है वो बताना तो चाहता हूँ, मगर बता नहीं पा रहा हूँ। बता भी दो। हमारी दोस्ती 10वीं कक्षा के बाद से है। अब नई दुल्हन की तरह शर्माना छोड़ो। अनुपमा ने अधिकार से कहा। ये सुनकर कार्तिक बोला, शादी कर लो मुझसे। परीक्षाएं बेहतर गई हैं, नौकरी की गारंटी दे सकता हूँ। अनुपमा का मजाकिया लहजा गायब हो गया। अचानक अनुपमा बोली, क्या बोल रहे हो कार्तिक? एक तो तुम मेरे हम उम्र, दूसरे तुम कायस्थ और मैं ब्राह्मण। मेरे घर वाले काट डालेंगे दोनों को। मेरे पापा इनकम टैक्स विभाग में अच्छे पद पर हैं, इसीलिए बड़ी उम्र तक पढ़ लिख रही हूँ।
गांव में तो 15-16 साल तक लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर अभी मेरा इरादा क्लिनिक खोलने का है। ये सब कहकर मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलवा सकती। कार्तिक कमज़ोर और दुखी महसूस करने लगा था। उसने अनुनय के स्वर में कहा, सच कह दो अनुपमा, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं था। अनुपमा अपने दिल के हर एक कोने में फैली छोटी छोटी जुगनुओं की रोशनी को अनदेखा कर रही थी। उसके करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे लिए क्या हो इतनी जल्दबाजी में मैं बता नहीं सकती, मगर शादी पसंद करने से हो नहीं सकती। सच कहूँ तो दोस्त पति नहीं बन सकता, उसका रौब हो तो वो इज्जत देने के काबिल बनता है, उसे समर्पण किया जा सकता है। कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं, काश तुम मुझे समझ पाती। निराश कार्तिक की आंखें छलछला आई थी। कार्तिक, हमारे घर वालों और गांव वालों की जातिवादी कट्टरता को तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखना चाहती हूँ। और तब से वो फ़ोन नंबर के रूप में अनुपमा के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस सेव होकर रह गया। राज इनकम टैक्स विभाग में अनुपमा के पापा से ऊंचे ओहदे पर आसीन था। अनुपमा के पापा को ऐसा दामाद हीरो में कोहिनूर लगा था। रूप का धनी, हंसमुख, उच्च शिक्षिता अनुपमा रौबदार अफसर के बंगले में राजलक्ष्मी सी रौनक लेकर बसने आ गई। साल भर उन दोनों के बीच आकर्षण का जादू चलता रहा, मगर अनुपमा के इज्जतदार रौबदार पति के आकर्षण का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। अनुपमा अब काउंसलिंग के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। उसने पति के अकाउंट में जमा पिता के दिए 15 लाख कैश में से 2 लाख मांगे। राज अनसुना करता रहा। रात को उसने सोते वक्त भी यही दोहराया जो राज का जवाब था, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तुम कुछ भी नहीं करोगी, मगर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। अनुपमा व्याकुल हो गई, बोली, ये क्या कि बच्चे, जब तक राज के एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके होश उड़ा दिए। त्योरियां चढ़ गई राज की। बोला, सीधी बात समझ नहीं आती, अपनी जानकारी में या अपनी बिरादरी में अब तक ऐसे ही स्त्रियों को वो देखता आया था जो पति के दुर्व्यवहार को हंसकर टाल जाया करती थी। मिट्टी कितनी ही एक जैसी हो, मूर्तियां तो अलग अलग होती ही हैं। अनुपमा भी राज की उम्मीद से परे थी। वो ना तो उठी और ना ही चाय बनाई। राज भी राज था। वो रसोई से चाय के खाली कप उठा लाया और बेडरूम की ज़मीन पर पटक दिया। उसे बालों से पकड़कर खींचा और चीखा, बाप का राज समझती हो क्या? औरत होकर मर्द पर गुस्सा दिखाती हो। माँ बाप ने पति की इज्जत करना नहीं सिखाया। मुंह उठाकर चली आई और बस तब से हर दिन रौबदार इज्जतदार पति के प्रति समर्पण का कोहरा छटता गया। उसकी लगभग प्रतिदिन ऐसे इज्जतदार पति से मुलाकात होती जो उसका गर्व नहीं बल्कि खुद में अहंकार का विस्फोट था। उसे पास में बैठाकर कभी उसकी मनुहार करता, बल्कि अपराधी की तरह अनुपमा को सामने खड़ा कर उसे फटकारता था। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु की सूचना आई। अनुपमा खबर मिलते ही माँ के पास चली गई, लेकिन राज तो श्राद्ध के दिन अपना चेहरा दिखाने पहुंचा। कार्तिक अब बैंक में मैनेजर था। सूट बूट में उसकी रौनक देखते ही बनती थी। अनुपमा के पिता की मृत्यु के बाद माँ के घर में पसरे सूनेपन को कार्तिक भरसक भरने की कोशिश करता। अनुपमा के साथ ठिठौली करता, उसे चिढ़ाता, उससे मान मनोबल करता। अनुपमा की जो बातें कभी उसका बचपना लगती थी, आज राज के व्यक्तित्व से दो चार होने के बाद एक पुरुष साथी में जरूरी गुण लगने लगी थी। इज्जत देने के लिए प्रेम होना जरूरी है, और पति पत्नी के बीच प्रेम समानता के बिना कहाँ संभव है। कार्तिक की मदद से उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में साइकोलॉजिस्ट की नौकरी ढूंढ ली थी। तनख्वाह अच्छी थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहां बैठने की बात थी, जो अनुपमा को सहज स्वीकार्य थी। खोए हुए आत्मविश्वास का मंत्र पाठ जो कार्तिक ने दिया, उसके भरोसे अब राज की नाजायज चीखों के आगे
डटे रहने की उसमें फिर से शक्ति आने लगी। अलबत्ता राज धीरे धीरे उसकी तरफ से लापरवाह होता गया। कुछ हद तक अनसुने अनदेखे का भाव। कार्तिक की जिंदगी निराली थी। बड़े भाई भाभी उसके साथ रहते तो थे, लेकिन आंगन के बीच एक दीवार खड़ी थी जो भाभी की कोशिशों का नतीजा था। अनुपमा के प्रति लगाव और भाभी का व्यवहार कुल मिलाकर उसने शादी के ख्याल को परे ही कर रखा था। एक तरफ के 2 मंजिले मकान में कार्तिक ऊपर और नीचे उसके मम्मी पापा रहते थे। माता पिता की उम्र अधिक थी और ज़्यादातर वे काम वाली के भरोसे रहते। कार्तिक उनका बराबर ख्याल रखता, छुट्टी के दिन उन्हें घुमाने भी ले जाता। वापस आकर अनुपमा राज के गुस्से को और झेल पाने में खुद को लाचार पा रही थी। कुछ मन लगे कुछ ध्यान बटे, इसीलिए रिया को वो अपने पास बुलाने लगी थी। यूं साल गुजरा। आज अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा कि नर्सिंग होम न जाए, फिर कुछ मरीजों का सोचकर वो चली गई। वापस जब आई तब दिन के 11 बज रहे थे। सोचा था जल्दी आकर थोड़ा आराम कर लेगी। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आते आते उसने कई ऐसी आवाज़ें सुनी जिनसे पूरा विश्वास हिल गया। आंखें पथरा गईं। बेडरूम से आती आवाज़ें साफ होती गईं, जो सीने में 100 हथौड़े के बराबर थी। रिया की आवाज़ आ रही थी, जीजू अब बस और नहीं। अनुपमा की अनुभवी आंखें अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। जीजू दीदी आ जाएंगी, छोड़ो अब और नहीं। अभी देर है, वैसे आ भी जाएगी तो क्या, मैं परवाह नहीं करता। अनुपमा दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और बिस्तर पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वो अपने जीवन के प्रति। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिला क्यों मिल रहा है। राज बदमिजाज था, पत्नी को पैरों की जूती समझता था। परंपरावादी सोच को शास्त्र वाक्य मानकर पत्नी को अपने से नीच जीव समझता था। सहने की भी हद होती है और इस हद की रेखा अनुपमा को ही खींचनी थी। रात को सोते वक्त अनुपमा की सपनों से लवरेज आंखें अफसोस के आंसुओं से दोहरी हो गईं। राज उसे देखते ही मशीन की तरह अपने शिकंजे में कसने लगा। वो परे हटकर चीखी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ढीठ की तरह राज ने जवाब दिया, मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पहले मेरा वंश बढ़ाओ, फिर सवाल करना। समझे यही एक नस्तर था जो अनुपमा को हर आड़े वक्त पर चुभता था। क्या वो वाकई माँ बनने लायक नहीं थी? क्या वो इतने सालों से बिना चेकअप कराए बैठी है? वो नहीं, राजपिता बनने के काबिल नहीं। लेकिन वो चुप है ताकि राज को बुरा ना लगे। इधर राज इस खुशी से उसे धोखे और मक्कारी से नवाज रहा था कि वो औरत है, उसके पैरों की जूती है। क्यों शरीर की किसी कमी के जाहिर होने पर मर्द की इज्जत चली जाती है? क्यों मर्द की इज्जत अहंकार की प्रत्यंचा पर चढ़ा तीर होती है? क्या राज जैसा पति दोस्त नहीं, पत्नी का मालिक होता है? सैकड़ों अनसुलझे सवाल अनुपमा को परेशान करने लगे थे। राज के दिल में क्यों इतनी खुन्नस है? क्या अनुपमा का पढ़ा लिखा समझदार होना राज के अहम को चोट पहुंचाता है? क्या यही इज्जतदार होने की निशानी है? अगले दिन दोपहर तक अनुपमा का कोई अता पता नहीं था। खाने का इंतजाम कर वो निकल गई थी। शाम को राज के हाथों में उसका डॉक्टरी परीक्षण था। ये उसके स्त्रीत्व का प्रमाण पत्र था। जैसे रिपोर्ट को नॉर्मल देखकर राज की त्योरियां चढ़ गई। रिपोर्ट को टेबल पर फेंक कर उसने कहा, ये अपनी किसी पहचान वाली से करवा लाई हो, आपस की मिली भगत होगी। आपने खुद की जांच कर ली है या नहीं? कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बहन के साथ मेरे पीछे गलत रिश्ता तो न बनाते, अनुपमा ने तीखे शब्दों में कहा। अनुपमा ने उसी वक्त अपने मन के सारे दरवाजे राज के लिए बंद कर दिए। मन के रीते कोने में सुकून की छोटी सी एक सांस बची थी और वो था कार्तिक। आज सारे बंधन उसने इस देहरी पर तोड़े और कुछ जरूरी सामान के साथ
वो बाहर आ गई। टैक्सी पर यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंची। कार्तिक को उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था। कार्तिक का घर यहाँ से करीब था। आज रविवार था, वो घर पर ही था, इसीलिए जल्दी वो यूनिवर्सिटी गेट पहुंच गया। अनुपमा को अपनी कार में बैठाकर वो अपने घर ले आया। एक मूक वार्तालाप ने अनुपमा के दर्द का पूरा खुलासा कर दिया था। कार्तिक के घर पहुंचकर वो फ्रेश हुई, कपड़े बदले और फिर फ़ोन की सिम नष्ट कर दी और कार्तिक के मम्मी पापा से मिलने पहुंच गई। कार्तिक ने याद दिलाया जरूरी कांटेक्ट के बारे में। अनुपमा ने निश्चिंत किया कि डायरी में जरूरी नंबर उसके पास नोट हैं। कार्तिक ने मम्मी से कहा, देखो एक पुरानी लड़की आई है, अब कुछ दिन इसे यहीं रहना है। मम्मी स्मृति पर बल देते हुए उसे कुछ देर तक देखती रहीं, फिर कहा, अरे अनुपमा हो क्या? अनुपमा ने उनके पैर छुए तो मम्मी ने कहा, बेटी ब्राह्मण होकर हमारे पैर न छुओ, ऐसा आप कभी नहीं कहना आंटी। मैंने जाति के अहंकार का चाबुक पोर पोर में सहा है। जिंदगी और रिश्ते दंभ से नहीं, सरलता और प्रेम से चलते हैं। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया तो बड़े पते की बात करती है, जा इसे ऊपर अपनी बगल वाला कमरा दे दे। जब तक चाहो यहीं रहो बेटी, हमारी दुनिया आबाद हो जाएगी। सालों से अनास्था, अपमान और निराशा के तूफान में जो उलझ थी, आज इस सही किनारे पर लगने की उम्मीद ने उसे बड़ा धैर्य बंधाया। रात को सोने से पहले कार्तिक अनुपमा का बिछावन आदि सही करने के लिए उसके कमरे में आया। वो सो रही थी। कार्तिक ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक पड़ा। अनुपमा, तुम्हें तो बुखार है, कुछ देर तुम मेरे पास रहो। अनुपमा के स्वर में अनुनय था। कार्तिक झिझका, क्या हुआ? नहीं बैठोगे? मैं डर रहा हूँ। मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं। अनुपमा ने निराशा में भी परिहास किया। मैं खुद से डर रहा हूँ, कहीं पुरानी मनोदशा के भंवर में न फंस जाऊं। मैंने मना कब किया? नहीं, अब मैं तुम पर कोई हक नहीं जमा सकता, तुम किसी और की हो। अनुपमा ने उसे अपने पास जोर से खींचकर कहा, जाति, परंपरा और शास्त्र से भी ऊपर होता है मनुष्य का चरित्र और उसका मन। मैंने ऊंच नीच, परंपरा, उम्र आदि कई आधारहीन सोचों के चलते तुम जैसे नर्म दिल, हंसमुख, सरल और जिम्मेदार इंसान को खो दिया था। मगर अब आडंबरों के बोझ से मैंने खुद को मुक्त कर लिया है। जाति के दिखावे में मैं अपने मन से और छल नहीं कर सकती। रही बात समाज की, तो कागज पर एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। कार्तिक ने उठना चाहा, बोला, कल सुबह बात करेंगे, तुम आवेश में हो। गलती की गुंजाइश बढ़ती जा रही थी। कार्तिक के हाथ को अनुपमा ने कस लिया था। बोली, कार्तिक, उन लोगों ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाला, जबकि ये सच नहीं है। राज ने मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाकर मुझे सड़क पर फेंकने की पूरी तैयारी की। अब चाहे समाज मेरे बारे में कुछ भी राय बनाए, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं बांझ नहीं थी। कार्तिक दूर हटते हुए बोला, तुम बदहवास हो रही हो, मैं अपने आप को शायद रोक न पाऊं। ये प्यार बचपन का है अनुपमा, मेरी परीक्षा मत लो। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। कार्तिक, मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या पाओगे, मगर मैं तुमसे याचना करती हूँ, मुझे साबित कर दो, मुझे हीनता की बेड़ियों से मुक्त करो। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रेम और आकांक्षा ने दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया। कुछ दिन बाद उसने तलाक की मांग कर ली। राज ने भी हाँ कर दी। 8 महीने बीत चुके थे। राज से डिवोर्स जल्दी मिल गया। कुछ जान पहचान के वकीलों ने दोनों को अलग करा ही दिया। अनुपमा माँ बनने वाली थी। कुछ समय इंतजार, फिर वो कार्तिक की अर्धांगिनी बनेगी। अनुपमा अपनी माँ का आशीर्वाद ले चुकी थी। रिया को भी जब राज के अहंकार के हाथों खूब जिल्लतें उठानी पड़ी, तो वो भी उससे तौबा कर हमेशा के लिए गोवा चली गई। बेटे के जन्म के बाद अनुपमा कुछ ठान कर कार्तिक और बेटे कृष को लेकर राज के घर पहुंची। अच्छा ही था कि अनुपमा को पहले से पता हो गया था
कि किसी लड़की वाले को उस दिन बातचीत के लिए राज के घर वालों ने बुलाया था। बैठक में उन तीनों को अचानक देखकर सब चौंक गए। राज ने तीव्र क्रोध में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ बातें बाकी रह गई थी, उन्हें कहे बिना हिसाब का गणित मिल ही नहीं था रहा था। राज शांत और दृढ़ अनुपमा ने धीरे धीरे कहा। राज अपना नाम उसके मुंह से सुन अवाक रह गया था। अनुपमा ने कहा, तुम क्या हो राज? अहंकार में सने एक धोखेबाज व्यक्ति। अफसर की कुर्सी एक पल में छिन जाए तो रह जाएगा क्या? एक दुष्चरित्र बदमिजाज आदमी। तुम्हें इज्जत देना इतना भी आसान नहीं। राज और पत्नी तो सुख दुख के सहचरी होते हैं। कामना के बीच से प्रेम का संचार रचने वाली, उसे क्या छोटे बड़े के जाल में उलझते हो? पति का नाम लेना पाप है, इस सोच से अब निकल जाओ। आगे की राह तुम्हारी सरल नहीं होगी। राज के अहंकार और आडंबर ने कभी अनुपमा को जानने का मौका ही नहीं दिया। वो हैरान था। अनुपमा ने लड़की वालों की ओर देखते हुए कहा, आप एक बहन को इसके हवाले करने से पहले सोचिएगा जरूर। आज मेरी गोद में मेरा बच्चा है, जबकि मैं इस घर में बांझ होने के कलंक से दूषित कर धोखे का शिकार हुई और अपमानित कर निकाली गई। फिर आपकी बेटी की बारी है। ये मर्द होने के अहंकार से इतना त्रस्त है कि अपनी कमी को कभी स्वीकारेगा नहीं और पत्नी पर दोष मढ़कर स्वयं को तृप्त महसूस करेगा। राज क्रोध में तमतमाया पहले की तरह अनुपमा की ओर हाथ उठाने को दौड़ा। तुरंत कार्तिक ने सख्त हाथों से उसे रोक लिया। राज तड़प रहा था, बोला खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं। कार्तिक तुरंत उसकी बात को पकड़ते हुए बोल पड़ा, कार्तिक प्रसाद उसका ठिकाना है। वो मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे मन का हार है। हमने रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है। कुछ दिनों में ये मेरे सिर का ताज बन जाएगी। गलती से भी अब कभी अनुपमा के बारे में गलत बातें ना कहना। नए बनने वाले रिश्तेदार राज के घर से मौका पाते ही खिसक गए। अनुपमा पूर्ण संतुष्ट हो गई थी। मित्रता, विश्वास और प्रेम का जो समर्पण उसके पास था, उसके स्पर्श से अब अनुपमा संपूर्ण थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।